Hello everyone, welcome to another lecture of PIB summary on my YouTube channel. So yesterday we started with the September second part, means second fortnight of September from 16th September to 30th September. As there are lots of updates, so we have converted this particular section in two videos. मैंने ऑलरेडी आपको पार्ट 1 पोस्ट कर दिया है ना, सेकेंड वीडियो आपको वहीं पर से डिटेल्स जो छोड़े हुए थे उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर फोर्टनाइट ऑल्सो. नाउ इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल तो फटाफट सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें. एज वेल एज like the video, share the video with your friends. Also if you have any doubt you can comment, as well as you can download the PDF from our telegram channel with the same name Brajesh Mohan Tutorial. आपको अवेलेबल है वहाँ पर PDF आपको शेयर कर दी जाएगी कल तक, राइट. सो ये सारी चीज़ें आप जरूर कर लें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कल वाला वीडियो भी देख लेना ताकि वो इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के सारे अपडेट्स के बारे में पता होने चाहिए. So guys, if you are planning to take Unacademy Plus subscription, so you can use the code Brajesh10. Recently we have started ultimate batch for phase 1 as well as phase 2. जो टॉप एजुकेटर्स हैं दे आर टीचिंग यू फॉर फेज 1. फेज 1 के 4 सब्जेक्ट के लिए आपको 4 अलग अलग एजुकेटर्स हैं और फेज 2 के आपको जो 3 सब्जेक्ट के लिए इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव उसके लिए आपको 3 एजुकेटर्स हैं. टोटल 7 एजुकेटर्स आपको जो यहाँ पर 7 डिफरेंट सब्जेक्ट को कवर कर रहा है. तो अभी भी आप में से कुछ लोग हैं कि यार करें कि नहीं करें. अगर जो भी लोग आरबी ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हो, लिटरली आपको जो है इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो, सो डेफिनेटली ये बैच आपके रिकमेंडेड होगा. एज वेल एज मेरा भी आपको ईएसआई का ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम, पीआईबी एंड ऑल दीज थिंग्स आपको कवर कराया गया वहां पर पूरा का पूरा, तो वो भी आप देख सकते हैं. तो देखो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी बैंक एग्जाम का, आप एसबीआई से लेकर आरबीआई तक, नबार्ड से लेकर आपको सेबी तक, किसी भी एग्जाम का कर रहे हो तो आप जो है अनअकैडमी पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपसे बार बार अलग अलग कोर्सेज के लिए चार्ज नहीं करें. यू जस्ट नीड ए सब्सक्रिप्शन. एक सब्सक्रिप्शन से आपको सारे के सारे कोर्सेज आपको ड्यूरेशन में कवर किए जाते हैं. सो टेक 6 मंथ और 12 मंथ सब्सक्रिप्शन एंड ज्वाइन अनअकैडमी प्लस एंड आप जो वहां पर सारे के सारे बेनिफिट को कर सकते हैं. इवन हम लोगों ने इस बार जो है मॉक टेस्ट भी आपके लिए लॉन्च किया है, राइट. तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये कोड यूज कर सकते हो. सो इसी टेलीग्राम चैनल के बारे में बात करता है ब्रजेश मोहन ट्यूटोरियल. यहाँ पर आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहां से आप ज्वाइन कर लेना. ओके, पीडीएफ आपको यहीं पर शेयर कर दी जाएगी. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो. पहला अपडेट हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से लेने वाले हैं, MORD से. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है और वो फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का. गाइज आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम जो DDU-GKY है ये बेसिकली आपको MORD के अंतर्गत वर्क करता है. और इसके अंतर्गत जो रूरल यूथ है उसको उसको बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है सो दैट दे कैन गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड किया जा सके. इसी के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है. तो इस साल का जो थीम था सेलिब्रेशन डे का वो ये था कि कौशल से कल बदलेंगे. ओके, सेलिब्रेटेड एज कौशल से कल बदलेंगे, ये थीम पर आपको बेस्ड इस बार का सेलिब्रेशन हुआ था, तो ध्यान रखना, राइट. अब देखो ये पर्टिकुलर डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट होता है. आपको पता होगा दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में. ओके, एक तरह से जनसंघ के फाउंडिंग मेंबर थे और फाउंडिंग फादर थे, और बेसिकली उनके जन्म दिवस को यहाँ पर अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 सितंबर के रूप में. ओके, और इसी दिन भारत सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च किया था, ये DDU-GKY प्रोग्राम लॉन्च किया था अलॉन्ग विथ द NRLM. जो आपको पहले से NRLM चल रहा था उसका रिस्ट्रक्चर्ड वर्जन DAY, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो था वो दोनों साथ साथ इसी दिन आपको लॉन्च हुआ था. तो डे NRLM और DDU-GKY बेसिकली आपको प्रोग्राम चलता है. सो इसी का भी रिसेंटली आपको सेलिब्रेट किया गया है. अगर हम लोग इस प्रोग्राम के अचीवमेंट के बारे में बात करें, इसके अंतर्गत आपको 10.51 लाख रूरल यूथ को अभी तक ट्रेन किया जा चुका है. ओके, जिसमें से कि 6.65 लाख को ऑलरेडी प्लेसमेंट भी दी जा चुकी है. दे आर प्लेस्ड सो फार. ओके, ऑन दिस ओकेजन जो मिनिस्टर है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ही हैज इनॉग्रेटेड एग्रीप्रेन्योरशिप प्रोग्राम. ओके, एग्रीप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर. एग्रीप्रेन्योरशिप का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर को उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है. इसको प्रमोट करना मेन पर्पस है, ताकि जो लोग ट्रेंड हो रहे हैं दे कैन ऑल्सो क्रिएट देयर ओन अपॉर्चुनिटी, दे कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर देमसेल्फ एज वेल एज कि जो उनके साथ के लोग हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें. और इसीलिए एग्रीप्रेन्योरशिप को यहाँ पर प्रमोट की जा रही है सरकार के द्वारा. ओके,
सो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको जारी की गई। एक तो गाइडलाइंस रिगार्डिंग कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट अंडर DDU-GKY, दूसरा गाइडलाइंस फॉर प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर, एंड तीसरा है कंपेडियन ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ DDU-GKY प्लेस्ड कैंडिडेट्स। मतलब जो प्लेस्ड कैंडिडेट्स उसका कंपोडियम जारी किया जाएगा कि क्या क्या उसके सक्सेस स्टोरी क्या रही, कैसे उन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, कैसे क्या कर रहे हैं अभी करंट वो क्या कर रहे हैं, तो ये चीज़ों के बारे में आपको कंपोडियम जारी किया जाएगा। ये तो हो गई 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको ध्यान रखना है। एक तो आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर के बारे में। अब देखो इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर से क्या यहाँ समझ में आता है कि सरकार जो है जितने भी फार्मिंग कम्युनिटी के लोग हैं, खास करके जो FPO वगैरह फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, उसके अंतर्गत एक क्लस्टर का निर्माण करना चाहती है ताकि दे कैन हैव सम काइंड ऑफ शेयर रिसोर्सेज। ओके, लाइक किसी प्रकार का, अगर मान लो किसी प्रकार के किसी के पास मशीन है, सो दे कैन बी शेयर्ड विद अदर्स आल्सो। इससे क्या होगा कि आपको इफिशिएंसी बढ़ेगी, ओके, और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी आपको बढ़ाया जाएगा क्रॉपिंग सिस्टम में। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के लिए आपको ये चीज रिक्वायर्ड है। सो गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एज वेल एज इफिशियंसी। ओके, इसी पर्पज के लिए आपको किया जा रहा है। साथ ही साथ जो कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सो कैप्टिव एम्प्लॉयर्स आर बिजनेस which can employ 500 or more in their own organizations or one of their subsidiaries and have suitable in-house training facilities. ओके, तो अभी रिसेंटली गाइडलाइन जारी किया गया है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट के लिए, जहां पर कि ऐसे सभी के सभी एम्प्लॉयर्स को टारगेट किया जा रहा है जो या बिजनेस को टारगेट किया जा रहा है जो कि आपको 500 और से ज़्यादा लोगों को आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने सब्सिडीज में एम्प्लॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ दोज हु हैव देयर ओन ट्रेनिंग फैसिलिटीज, तो उनको यहाँ पर जो है टारगेट की जा रही है, उनको यहाँ पर ऑनबोर्ड किया जा रहा है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग आपको दिया गया था कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट का एक कंडीशन ध्यान रखना 500 वाला, और साथ ही साथ IFC का मतलब समझ लेना इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर है, तो जहाँ पर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर प्रमोट की जा रही है, राइट। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम DDU-GKY प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम आपको 2014 ईस्वी में लॉन्च हुआ था और अंत्योदय दिवस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ये एक डिमांड ड्रिवन प्लेसमेंट लिंक्ड है, मतलब कि जब आपको रूरल यूथ डिमांड करता है कि भाई मुझे ट्रेनिंग चाहिए, मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, सो दैट आई नीड सम काइंड ऑफ स्किल ट्रेनिंग, तो डिमांड किया और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर, इसलिए हम लोग डिमांड ड्रिवन इसको बोलते हैं। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव वर्क्स अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRM के अंतर्गत वर्क करता है, ट्रेनिंग आपको दी जाती है रूरल यूथ को। इट इज यूनिकली फोकस्ड ऑन रूरल यूथ बिटवीन द एज ऑफ 15 to 35 ईयर्स। ये क्या कंडीशन ध्यान रखना कि एज ग्रुप कितना है कि 15 से लेकर 35 साल के एज ग्रुप के जो पुअर फैमिली से बिलोंग्स करते हैं उसको यहाँ पर टारगेट की जा रही है, या खासकर BPL वालों को टारगेट यहाँ पर की जा रही है। अंत्योदय दिवस, अंत्योदय दिवस हर एक साल आपको 25 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, to mark the birth anniversary of Pandit Deendayal Upadhyay, one of the greatest thinkers and philosophers of nationalist movement of the country. Okay, and ये बेसिकली आपको फर्स्ट टाइम 2014 में अनाउंस हुआ था along with the दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो डे NRLM हम लोग देखते हैं उसी योजना के द्वारा। अंत्योदय मीन्स होता है क्या? बेसिकली अंत्योदय मीन्स होता है अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, कि जो गरीबों में भी गरीब है उसको बेसिकली अपलिफ्ट करना, उसको बेसिकली गरीबी से बाहर निकाल कर लेकर आना, ये चीज का मेन पर्पस है। सो दोज हु आर अंडर द एक्सट्रीम पॉवर्टी दे शुड, उसको बेसिकली दे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉवर्टी। ओके, गरीबों में भी गरीब, मतलब एक तो गरीब होता है, एक तो और एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसका कुछ है ही नहीं, संसाधन ही नहीं है, उसको हम लोग एक्सट्रीम पुअर बोलते हैं। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर लाना मेन पर्पस होता है अंत्योदय स्कीम के अंतर्गत। ओके गाइस, दिस वाज द पर्टिकुलर प्रोग्राम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर प्रोग्राम। तो रिसेंटली आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया मिनिस्ट्री से, और वो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उनसे पूछा गया कि आप जो है देश में इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, साथ ही साथ कोविड-19 के इम्पैक्ट जो है उसके लिए आप क्या कर रहे हो, मतलब ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए आप क्या कर रहे हो। तो उसके आंसर में जो है पूरा का पूरा उन्होंने डिटेल्स दिया है कि प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज है कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, and government has taken number of steps in addition to the ongoing schemes to boost the government industry growth of industries। मतलब कि आपको ऑलरेडी जो नंबर ऑफ स्टेप्स लिए गए हैं उसके साथ साथ सरकार ने जो है और भी आपको जो है जो ऑनगोइंग स्कीम है और भी नए स्टेप्स भी लिए गए ताकि इसके माध्यम से इंडस्ट्रीज के ग्रोथ को प्रमोट की जा सके। इसी क्वेश्चन के आंसर में जो है क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने दिया है। नौ, ये तो बात हो गई, उन्होंने पूरा बोला कि हाँ भाई हम ये कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं ये भी उन्होंने दिया हुआ है जिसको हम लोग को यहाँ पर कवर करना है। सो व्हाट आर दोज मेजर्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, क्योंकि रिसेंटली सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज को बेसिकली आपको जो है उसके ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं और पैकेज वगैरह प्रोवाइड किया है। सो
व्हाट आर द मेजर दैट हैव बीन टेकन? तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर 20.97 लाख करोड़ विथ बोल्ड रिफॉर्म्स इन नंबर ऑफ सेक्टर्स। ओके, तो ये आत्मनिर्भर भारत का टोटल पैकेज था, राइट। इसमें आपको इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो ECLGS ये प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत आपको MSMEs को कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड कर रहे हैं कि 3 लाख करोड़ एंड इट इज 100% क्रेडिट गारंटी एंड कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर MSMEs। मतलब सरकार इस लोन पर 100% गारंटी दे रही है कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो बैंक को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बैंक बिंदास होकर लोन दे, अगर डिफॉल्ट हुआ तो पैसा सरकार देगी। ओके, दूसरी बात क्या है, ये यहां पर कोलेट्रल फ्री है। कोलेट्रल फ्री मतलब किसी प्रकार का जो है यहां पर आपको कोलेट्रल रखने की, किसी प्रकार का मॉर्गेज वगैरह रखने की जरूरत नहीं है यहां पर। ओके, कोलेट्रल फ्री है मतलब किसी प्रकार का कोलेट्रल नहीं चाहिए, सरकार जो आपको ये चीज दे रही है 100% आपको गारंटी भी दे रही है, तो ये यहां पर प्रोविजन किया गया है। ऑल्सो द फाइनेंशियल सपोर्ट हैज बीन गिवन टू स्ट्रेस्ड MSMEs विद इन्फ्यूजन ऑफ ₹20,000 करोड़ इक्विटी सपोर्ट थ्रू सबऑर्डिनेट डेब्ट। ये भी मैंने कल बताया था आपको, फंड ऑफ फंड्स के निर्माण किया गया टू इन्फ्यूज इक्विटी वर्थ 50,000 करोड़ इन MSME सेक्टर एंड बाय सेटिंग 10,000 करोड़ क्रॉप्स फंड, कि आपको यहाँ पर जो है इन्फ्यूज करना है 50,000 करोड़, इसके लिए कॉर्स ऑफ फंड की स्थापना की गई है, 10,000 करोड़ के फंड ऑफ फंड की स्थापना की गई है इस पर्पज के लिए। ऑल्सो गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग द टाइमली पेमेंट ऑफ MSMEs बाय इंस्ट्रक्टिंग ऑल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड CPSE टू क्लियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री यहाँ पर होगा, मिनिस्ट्री वर्ड मिसिंग है, ऑल रिसीवेबल्स ऑफ MSME विद इन 45 डेज। ओके, कई बार क्या होता है कि जो MSMEs वगैरह से, देखो आपको प्रोक्यूरमेंट होती है, आपको पता है कि जो छोटे छोटे प्रोक्यूरमेंट्स होते हैं MSME से ही करने होते हैं मिनिस्ट्रीज वगैरह को, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मिनिस्ट्री जो CPSE वगैरह प्रोक्यूरमेंट करते हैं वो आपको पेमेंट वो काफी टाइम तक टालते रहते हैं, 6 महीने 8 महीने साल भर तक आपको टालते रहते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो MSME ने अपना खुद से घर से सब कुछ लगा कर जो उसको बनाया प्रोडक्ट और उसको पेमेंट ही नहीं मिल रहा है, तो इस कारण से उनके ऊपर डेब्ट वगैरह क्रिएट होता है, दे आर नॉट एबल टू पे द लोन ऑल्सो, क्योंकि लोन लिया हो तो लोन पे नहीं कर रहे हैं। और एक तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो चलता है वो चलते ही रहता है, तो इसलिए सरकार ने यहाँ पर बोला कि आपको 45 डेज के अंतर्गत ही पेमेंट करने, जितने भी रिसीवेबल्स हैं उसको आपको 45 डेज के अंतर्गत पे करने हैं। ऑल्सो मैंने कल बताया था आपको जो ग्लोबल प्रोक्यूरमेंट है वो 200 करोड़ तक के लिए बैन कर दिया गया है। मतलब जो भी आपको टेंडर होगा 200 करोड़ तक का आपको टेंडर होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज ही आपको बिडिंग कर सकती है। ओके, 200 करोड़ तक के प्रोक्यूरमेंट के लिए आपको जो है डोमेस्टिक कंपनी कर सकती है। मतलब इट डिसअलाउ द ग्लोबल टेंडर्स इन 200 करोड़ रुपीज, अप टू 200 करोड़ रुपीज टेंडर्स। ओके, जो भी सरकारी टेंडर्स होंगे उसमें आपको सरकार डिसअलाउ करती है ग्लोबल कंपनीज को। उसके अलावा हायर FDI को यहाँ पर अलाउ किया गया है। रिसेंटली आपको इवन डिफेंस सेक्टर एंड अदर सेक्टर में भी FDI इंपावर की गई। FDI हायर FDI को आपको जो है यहाँ पर अलाउ किया ताकि इन्वेस्टमेंट्स को आपको बढ़ाया जाए और एक तरह से लिबरलाइजेशन को प्रमोट किया जाए, ये बेसिकली यहाँ पर पर्पस है। सो empowered ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स हैव बीन सेट अप in order to provide support and facilitation to investors for investing in India and boost growth in key sectors of economy। तो हायर FDI को यहाँ पर प्रमोट किया गया, तो आपको ध्यान रखना है इवन द FDI कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और बेसिकली DPIIT के अंतर्गत जो है इसका पूरा का पूरा रोल आता है। ओके, FDI स्टार्टअप सब कुछ आपको DPIIT के अंतर्गत आता है। A centralized investment clearance cell is being created which would provide end-to-end facilitation support including pre-investment advisory, information related to land banks and facilitating clearance at central and state level। मतलब कि एक आपको सेंट्रलाइज्ड क्लियरेंस सेल होगा, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल होगा, याद रखना क्या नाम है, सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल होगा। ICC की स्थापना की जा रही है जिसका मेन पर्पस होगा भारत में आने वाले जितने भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होते हैं उसको स्टडी करना, साथ ही साथ जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है उसको जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, ओके, वो सारे के सारे सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करना, प्री इन्वेस्टमेंट एज वेल एज पोस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन जो है, इवन आपको लैंड बैंक्स वगैरह होते हैं, कहाँ पर आपको जमीन खाली है या किस तरफ आपको अवेलेबल है, सारा का सारा सपोर्ट जो रियल एस्टेट सपोर्ट जो होती है वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना, इसका मेन पर्पस होगा दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल का। ओके, उसके अलावा रिसेंटली सरकार ने IBC में भी आपको छूट दिया हुआ है, 6 महीने से फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। सो गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड दिस IBC इन दिसंबर 2016 टू एड्रेस द इंडिया क्रोनिक प्रॉब्लम ऑफ NPA। तो बैंकिंग सेक्टर को बेसिकली आपको यहाँ पर रिवाइव करने के लिए ये वाला आपको IBC यहाँ पर लॉन्च हुआ था। ओके, एज वेल एज लास्ट ईयर आपने देखा कि कॉर्पोरेट टैक्स को भी सरकार ने यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है टू इनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और
विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल जो है 1920 कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली आपको डोमेस्टिक कंपनीज जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं उसके लिए बेसिकली आपको 22% होगा, 22% होगा। एंड फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ओके इनकॉर्पोरेटेड इन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 द कॉर्पोरेट टैक्स विल बी ओनली 15%। सो एक तरह से ड्रास्टिक रिड्यूस किया गया, एक टाइम पर काफी आपको 40% के लगभग कॉर्पोरेट टैक्स थी, उसको ड्रास्टिकली यहाँ पर रिड्यूस किया गया है ताकि देश में आपको बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, कॉर्पोरेट को बेसिकली प्रमोट किया जाए, उस तरह के यहाँ पर कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए आपको जो है ये चीज की गई है। सो दीज आर द स्टेप्स विच हैव बीन टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। ओके, इस पर्पज के लिए उन्होंने ये सारे स्टेप्स लिए हुए हैं। उसके अलावा और भी है, जैसे कि रिसेंटली आपको सरकार को याद होगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जारी की गई है गाइस, इस पर ऑलरेडी आपको नबार्ड ने क्वेश्चन पूछ रखा है, आप लोग इसको आरबीआई के लिए भी जरूर डिटेल में पढ़ लेना। नबार्ड ने क्वेश्चन अजीब तरीके का पूछा था, तो आपको जो है इसके बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। 7,000 प्रोजेक्ट वगैरह अप्रूव कर दिए गए, जो भी है लेटेस्ट अपडेट तक आपको यहाँ पर पता होना चाहिए एनआईपी में। तो लास्ट ईयर दिसंबर में आपको ये एनआईपी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को घोषित कर जो आपको अप्रूव कर दिया गया था। इसके अंतर्गत देश भर में बेसिकली ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा रही है। रोड, हाईवेज, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी क्रिएटेड। तो ये सब का निर्माण करना बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहलाता है। आप जब आप हाईवे का निर्माण करते हो, जब आप एक्सप्रेस वे का निर्माण करते हो, जब आप रेलवे का जो है वहाँ पर नए नए लाइन्स बिछवाते हो, या रेलवे स्टेशन को आप जो है वहाँ पर एक तरह से रिनोवेट करते हो, सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और बेसिकली इसी पर्पज के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की घोषणा की गई है। और इसके अंतर्गत सरकार अगले 5 साल में स्टार्टिंग फ्रॉम टिल 2020 से लेकर 25 तक में सरकार जो यहाँ पर 111 लाख करोड़ यहाँ पर सरकार खर्चा करने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। ओके, ये सरकार का प्लान है। उसके अलावा इन ऑर्डर टू रियलाइज द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, incentives are extended to units as per annual increase in their productions and sale under the production linked incentive scheme। अभी कई सारे सेक्टर्स के लिए आपको पीएलआई स्कीम जारी किए गए। पीएलआई स्कीम बेसिकली क्या होता है कि लेट सपोज कि आपका प्रोडक्शन इस साल जो था वो 100 था, अगले साल आपका 120 हो चुका है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका प्रोडक्शन बढ़ा है। ओके, या कह सकते हो कि आपको यहाँ पर सेल देखी जाती है, प्रोडक्शन नहीं देखी जाती है, नंबर ऑफ सेल देखी जाती है। खास करके कि 100 अगर आपने इस साल सेल किया, अगले साल आप 120 करते हो, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर सेल इंक्रीज करे, विच मीन्स कि आपने ज्यादा प्रोडक्शन किया है। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक इसलिए दिया जाता है, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यहाँ पर दी जाती है। और अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बल्क डिवाइस पार्क के लिए, या आपको जो मेडिकल डिवाइस होते हैं उसके लिए, ऐसे कई सारे भी रिसेंटली आपको जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किए गए हैं। ओके, तो जैसे कि लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको 40,955 करोड़ का आपको पीएलआई लॉन्च किया गया है। मेडिकल डिवाइसेस के लिए आपको 3,420 करोड़ का लॉन्च हुआ है। केएसएम या ड्रग इंटरमीडिएट एंड एपीआई के लिए आपको 6,940 करोड़ का लॉन्च हुआ है। सो ये सब सारी चीजें आपको जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के अंतर्गत लॉन्च किए गए हैं। गाइज, इसको आप अलग अलग पढ़ना, यहाँ पर बस आपको समरी के रूप में दिया गया क्या क्या सरकार ने किया हुआ है। मैंने आपको अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग तरीके से कवर किया हुआ है। सो आप लोग इसको अलग तरीके से करना। जैसे कि हम लोग पीएलआई स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में बात करते हैं, उसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है आप उसको डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिटेल में आएगा। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर बस ये नंबर याद करके आपको छोड़ देना है, राइट। यहाँ पर समरी मिल रहा है कि हाँ क्या क्या सरकार ने किया हुआ है। तो whenever you get something about this, आपको थोड़ा सा उसके आगे भी घुसना होता है, आपको उसके बारे में थोड़ा सा आप खुद का रिसर्च वगैरह करना होता है, राइट। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स स्केल? इकोनॉमिक स्केल बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट एडवांटेज इसको बोला जाता है। मींस कि आप एक तरह से कॉस्ट एडवांटेज को प्रमोट कर रहे हो कि आपको कम पैसे में ज्यादा जो है प्रोडक्शन छोड़िए, सेम क्वालिटी मेंटेन रखते हुए अगर आप कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आपने एफिशिएंसी को इंक्रीज की है। ओके, कि मान लो यहाँ पर चाहे आपको लेबर हो जाए, लेबर को आपने इफिशिएंट बना रखा है, या आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो, या किसी भी तरीके से ओके मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल किया हो, तो उसके माध्यम से आपने क्या किया है कि कम कॉस्ट में आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो। इट मीन्स कि आप जो है एफिशिएंट बन रहे हो, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर कॉस्ट कम रहेगा तो प्रॉफिट आपको इंक्रीज करेगा। ओके, इसी पर्पज को हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बोलते हैं। So in order to promote domestic manufacturing sectors facing high import or cheaper imports, incentives are provided through rationalization of basic custom duty on identified products under the phased manufacturing program। ये पीएमपी प्रोग्राम है। पीएमपी प्रोग्राम में खास करके अभी दो ही सेक्टर के चल रहा है, एक सेल्यूलर मोबाइल हैंडसेट्स के लिए और दूसरा ई व्हीकल के सरकार ने पीएमपी लागू किया है। मतलब कि समझो ये बात कि
क्या होता है जैसे चाइनीज गुड्स वगैरह होते हैं या वैसे सेक्टर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट्स वगैरह आ रहा है। ओके, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को आपको सर्वाइव करना था बिकॉज दे आर क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो डेफिनेटली उसके लिए जो है आपको सपोर्ट करना होगा। उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार जो है फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम चलाती है, जिसके माध्यम से आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी वगैरह में जो है उसको रेशनलाइजेशन वगैरह की जाती है, सपोर्ट उनको दी जाती है। तो इस प्रोग्राम के बारे में आपको पढ़ना है। दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम कैन बी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ओके, तो पीएमपी स्कीम जो ऑपरेशन में फॉर सेल्युलर मोबाइल हैंडसेट एज वेल एज ई व्हीकल्स के लिए आपको ये अभी न्यूज में मतलब ऑपरेशन में अवेलेबल है। सो गाइस विद दिस वी कंप्लीट आवर the Ministry of Commerce and Industry also. These are the programs or these are the initiatives that have been taken by Ministry of Commerce and Industry to reduce the impact or as well as कह सकते हो कि to promote the growth of industry in our country. ओके, आपको इसके बारे में जो भी यहाँ पर चीजें मेंशन की गई उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स में जाना पड़ेगा। उसको थोड़ा सा आपको R&D करके जो है इसको और भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक से कितना लोन मिला है भारत को। ओके, तो उस क्वेश्चन के आंसर में अनुराग ठाकुर जो आपको बेसिकली स्टेट मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उन्होंने आपको जो है, और ये क्वेश्चन था कि कोविड-19 को पेंडेमिक को फाइट करने के लिए वर्ल्ड बैंक से कितना लोन आपको इंडिया को दिया गया है। तो इसके आंसर उन्होंने वही बोला कि सो फार वर्ल्ड बैंक ने $2.5 बिलियन का लोन भारत को अवेलेबल किया। कितना किया है? $2.5 बिलियन का लोन अवेलेबल कराया है टू सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन, जिसमें से कि आपको 3 भागों में लोन दिया गया है। एक तो $1 बिलियन था जो आपको हेल्थ केयर सिस्टम के लिए था, सोशल प्रोटेक्शन के लिए आपको $750 मिलियन और इकोनॉमिक स्टिमुलस के लिए आपको $750 मिलियन का लोन दिया गया है, विच हैव बेनिफिटेड ऑल द स्टेट्स। ओके, और यूटीज को इसका पैसा को आपको बेनिफिट दिया गया है। सो फर्स्ट लोन जो बेसिकली था जो $1 बिलियन का, बेसिकली वो आपको हेल्थ मेजर्स के लिए था। ओके, जो कि 3 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने साइन किया था टू पार्ट फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ₹15,000 करोड़ कोविड-19 हेल्थ मेजर्स टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू थ्रेट पोज्ड बाय कोविड-19। तो जो आपको याद होगा जो पहला वाला गरीब कल्याण योजना जब लॉन्च हुआ था, जहां पर कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है ऑल दीज थिंग्स, उसके लिए यहाँ पर आपको ये 15,000 करोड़ का सरकार का जो पैकेज था उसके लिए आपको फर्स्ट लोन जो दिया गया था, मतलब $1 बिलियन लोन वहां पर लिया गया था। तो फर्स्ट आपको हेल्थ मेजर्स के लिए थे। सेकेंड लोन किसके लिए था? सेकेंड लोन आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए था। याद होगा आपको, गरीब कल्याण रोजगार योजना मई महीने में लॉन्च हुआ था। ओके, तो 15 मई को सेकेंड लोन आपको साइन किया गया $750 मिलियन का। और याद रखना इट हैज बीन लॉन्च फॉर सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम, क्योंकि गरीब कल्याण रोजगार योजना क्या था, इसके अंतर्गत आपको डीबीटी किए गए महिलाओं को या आपको अनाज वगैरह दिया गया, जो भी है आपको यहाँ पर प्रोग्राम था जीकेआरवाई में, जीकेपी में। बेसिकली ये प्रोग्राम था सोशल प्रोटेक्शन के लिए कि जो लोग आपको हार्डशिप फेस कर रहे हैं, अदर माइग्रेंट्स एंड अदर्स, तो उसको यहाँ पर बेसिकली सपोर्ट करने के लिए सरकार ने ये लोन लिया था $750 मिलियन का। उसके अलावा $750 मिलियन का लोन था एमएसएमईज के लिए। ओके, एक इकोनॉमिक स्टिमुलस मेजर था जहां पर कि आपको एमएसएमईज को भारत सरकार सपोर्ट करने के लिए जो है यहाँ पर $750 मिलियन का लोन लिया था अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो ये 3 लोन बेसिकली आपको लिए गए हैं जो कोविड-19 के इम्पैक्ट जो है उसको, रिस्क जो है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए, या अलग अलग सेक्टर्स जिन्होंने भी आपको इसको हार्डशिप को फेस किया है उसको सपोर्ट करने के लिए ये 3 लोन लिए गए हैं वर्ल्ड बैंक से कोविड-19 पेंडेमिक के लिए। तो टोटल आपको कितना हो गया? $2.5 बिलियन। आगे देखते हैं, रिसेंटली आपको 8 बीचेज जो हैं, टोटल 8 बीचेज ऑफ इंडिया रिकमेंडेड फॉर कोवेटेड ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल, डेनमार्क बेस्ड एक आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इकोनॉमिक इको लेवल देती है, और इसमें भारत के 8 जो है वो बीचेज को दिए गए। बेसिकली ये ब्लू फ्लैग क्या होता है? इट इज कंसिडर्ड द क्लीनेस्ट बीच ऑफ द वर्ल्ड, कि जो भी आपको दुनिया के क्लीनेस्ट बीचेज होते हैं उसको बेसिकली आपको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी जाती है, ब्लू फ्लैग इको लेवल आपको दिया जाता है। तो भारत के 8 बीचेज कौन कौन से हैं? शिवराजपुर इन गुजरात, घोगला इन दमन एंड दीव, कसारकोड एंड पदुबिद्री इन कर्नाटका, और कप्पड़ इन केरला, रुषिकोंडा इन आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच इन ओडिशा, एंड राधानगर बीच इन अंडमान एंड निकोबार। सो दीज आर द 8 क्लीनेस्ट बीच ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर आपको जिसको अभी रिसेंटली ब्लू फ्लैग मिला है, राइट। उसके अलावा एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखना, ये तो ना आपको याद होनी चाहिए, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने
अपना खुद का एक इको लेवल आपको यहाँ पर लॉन्च किया। मतलब जैसे ये ब्लू फ्लैग है, सिमिलरली भारत का खुद का आपका लॉन्च किया है हाईली एक्लेम प्रोग्राम नेम्ड बीम्स, कि मतलब अलग अलग बीचेज का बीम्स के अंतर्गत जो है यहाँ पर इको लेवल दिया जाएगा, जिसके माध्यम से क्लीननेस को, आपको बीचेज की क्लीननेस को प्रमोट की जाएगी। सो बेसिकली ये बीम्स है क्या, बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज है अंडर द ICZM इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये आपको लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से जो बीचेज वगैरह उसकी क्लीननेस को प्रमोट किया जाएगा, साथ ही साथ जो क्लीनेस्ट बीच होंगे उसको ये आपको इको लेवल दिया जाएगा। इसका मतलब है कि दे आर पोल्यूशन फ्री और सम काइंड ऑफ एक तरह से आपको फ्री है, वो चीज़ आपको यहाँ पर प्रमोट की जाएगी इस बीम्स के माध्यम से। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीम्स प्रोग्राम is to abate pollution in coastal waters, promote sustainable development of beach facilities, protect and conserve coastal ecosystem and natural resources, and seriously challenge local authorities and stakeholders to strive and maintain high standards of cleanliness, hygiene and safety of बीच गोअर्स इन अकॉर्डेंस विद द कोस्टल एनवायरनमेंट। तो देखो एक तो क्लीननेस हो गया, पोल्यूशन आपको कम करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ आपको एक तरह से अलग अलग होते हैं ना कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज करना है, ड्राइव वगैरह ऑर्गेनाइज, ताकि वहां पर जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं वो एक तरह से कंपटीटिव हो सके, एज वेल एज जो भी लोग वहां पर जाते हैं बीच वगैरह उसको आपको बीच को सेफ बनाना है। सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको लोगों की वहां पर जो है जान खतरे में पड़ जाती है, तो उस चीज को बेसिकली यहाँ पर प्रमोट करना है ताकि किसी प्रकार का आपको जो है यहाँ पर जान माल की हानि ना हो, उस चीज को भी यहाँ पर आपको प्रमोट करना है, और तभी जाकर आपको भारत के भी बीचेज यहाँ पर सेफ और सिक्योर हो पाएंगे, क्लीन हो पाएंगे। और इसी के लिए सरकार ने बीम प्रोग्राम लॉन्च किया। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये बीम्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। आगे एक और प्रोग्राम है ई ग्राम स्वराज। ये पोर्टल आपको ऑलरेडी मोदी जी को द्वारा लॉन्च हुआ था, लेकिन रिसेंटली फिर से आपको ये नाम न्यूज में था, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। बेसिकली आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज MOPR मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत आपको आता है। आपको याद होगा स्वामित्व योजना और ग्राम स्वराज पोर्टल, मोदी जी ने आपको पंचायती राज दिवस पर ये दो प्रोग्राम लॉन्च किए थे। ओके, इसके अलावा भी एक और प्रोग्राम चलता है। 2018 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था GPDP के बारे में, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जो आपको पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार दिखते हैं। तो ये सब प्रोग्राम्स आपको ग्राम पंचायत मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में आपको चलता रहता है, राइट। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल बेसिकली है क्या, यहाँ पर जो क्या हो गया कि जो सरकार क्या कर रही है, जो ग्राम पंचायत थे वहां पर डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर रही है। अगर देखें तो बड़े पैमाने पर करप्शन वगैरह अवेलेबल है, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह वहां पर अवेलेबल है उसके बारे में किसी प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना लेवल पर कंप्लीट हुआ भी है कि नहीं हुआ है, अब रोड बन रहा है तो बन ही रहा है। तो इन चीजों की इस तरह जो आपको एक तरह से कह सकते हो ना इरेगुलरिटीज अवेलेबल है ग्रामीण इलाका में पंचायती राज सिस्टम में, उसको बेसिकली सरकार यहाँ पर इराडिकेट करना चाहती है और उसको भी डिजिटलाइज करना चाहती है, ताकि आपको ऊपर से ही या जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल दे कैन मॉनिटर ऑल द प्रोजेक्ट्स और उसके इवेल्युएट कर सके। उसी पर्पस के लिए इवेल्युएशन ऑफ द वर्क्स टेकन अंडर द ग्राम पंचायत, उसी पर्पस के लिए आपको जो है ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया और इसका ऐप भी लॉन्च किया गया है। सो इट इज ए यूनिफाइड टूल विच हैव बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ वर्क्स टेकन अप इन द ग्राम पंचायत की मॉनिटरिंग। और जो भी है यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक तरह से जियो टैगिंग वगैरह करनी पड़ेगी, जो भी काम लिया उसके सारे डिटेल्स अवेलेबल कराने पड़ेंगे आपको ऐप में। तो मतलब पहले जो था आपको एक तरह से मैनुअल डाटा कीपिंग होती थी, वो अभी इस ऐप के माध्यम से जो डाटा कीपिंग होगी, ताकि आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, ओके कितना काम आपने कब किया है, कितने लेबर उसमें एम्प्लॉय किए गए हैं, उसको कितना कॉस्ट लगा है, सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको डालने पड़ेंगे। इससे क्या हुआ कहीं ना कहीं कुछ हद तक, आई एम नॉट सेइंग कि टोटली आपको 100%, बट कुछ हद तक कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इससे आपको करप्शन से इरेगुलरिटीज जो अवेलेबल है ग्राम पंचायत लेवल पर, दे विल बी रिड्यूस्ड। Okay, so e-Gram Swaraj unify the planning, accounting and monitoring functions of Gram Panchayat. So it unifies planning, accounting and monitoring functions of Gram Panchayat. Okay, so it is a combination with the area profiler application, local government directory and the public finance management system renders easier reporting and tracking of ग्राम पंचायत एक्टिविटी। तो जो भी फंडिंग आई हुई है एरिया प्रोफाइलर, मतलब उस एरिया के बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन, इससे क्या होगा कि सारा का सारा आपको जो है कॉम्बिनेशन के माध्यम से आपको रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग की जा रही है यहाँ पर। ओके, सो इट प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो फॉर कैप्चरिंग पंचायत इन्फॉर्मेशन विद द कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ द पंचायत, डिटेल्स ऑफ पंचायत
finances, assets details, activities taken up under or through gram panchayat development plan, panchayat information from other ministries departments such as census 2011, SECC data, ministry of मिशन अंत्योदय सर्वे रिपोर्ट etc। तो सबके बारे में आपको जो है एक सिंगल प्लेसेस पर आपको डिटेल्स मिल जाते हैं इस ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से। सो समवेयर इट इज ट्राइंग टू डिजिटलाइज द ग्राम पंचायत, ओके, और एक तरह से ट्रांसपेरेंसी को बिल्ड करने के लिए ये आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि जो MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था उसको अब खत्म कर दिया गया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज बीन एबोलिश्ड, और उसके बदले में आपको जो है NMC नेशनल मेडिकल कमीशन यहाँ पर कंस्टिट्यूट कर दिया गया है। जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया समझो क्या होता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या था कि इट वाज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी फ्रॉम द डॉक्टर्स, जो भी डॉक्टर्स वगैरह उनका एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी था, मतलब इसमें वही डॉक्टर्स वगैरह जो है वही आपको यहाँ पर इलेक्ट होते थे एंड दे यूज टू प्रोवाइड द सर्टिफिकेशन, कौन सा आपको जो है लाइसेंस किसको देना चाहिए, मतलब होता है ना कि मेडिकल करने का आपको लाइसेंस वगैरह मिलना चाहिए, या कोर्स वगैरह के स्ट्रक्चर के लिए सब कुछ आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ही देखता था, मतलब जो कोर्स बनाता है और जो लाइसेंस देता है दोनों के दोनों सेम ही था। ओके, तो उसी चीज को सरकार ने यहाँ पर जाओ और इससे कई तरह के इरेगुलरिटीज यहाँ पर आपको बने हुए थे, यहाँ पर इस सेक्टर में था वो थोड़ा सा गलत प्रैक्टिसेस वगैरह इन्वॉल्व थे, तो उसी चीज को यहाँ पर सरकार ने रिफॉर्म करने की कोशिश की है और इसलिए इसको हिस्टोरिक रिफॉर्म सबको बोला गया मेडिकल एजुकेशन में, कि नो ऑल द थिंग्स दैट वर डन बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके द्वारा आप जो है उसके बदले में नेशनल मेडिकल कमीशन विच हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, ओके, विल बी द रिस्पॉन्सिबल बॉडी फॉर डूइंग ऑल द चेंजेस अंडर द मेडिकल एजुकेशन। ओके, सो इसके अंतर्गत NMC के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी NMC, क्योंकि आपको इसको एक्ट के अंतर्गत पास कराया गया है कैबिनेट एक्ट के माध्यम से, तो पार्लियामेंट्री एक्ट के माध्यम से, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसके अंतर्गत आपको 4 ऑटोनोमस बोर्ड्स भी होंगे, 4 ऑटोनोमस इसके बोर्ड होंगे। ओके, कौन कौन से, एक होगा बोर्ड्स ऑफ UG एंड PG मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, दूसरा होगा मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड जो आपको नीट एंड एग्जिट वगैरह के एग्जाम कंडक्ट, नेक्स्ट वगैरह के एग्जाम कंडक्ट करेगा, इथिक्स एंड मेडिकल रिकॉग्निशन बोर्ड, आर द 4 बोर्ड्स, एक एथिक्स हो गया और दूसरा मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ये 4 हैं। ओके, तो ये 4 बोर्ड बेसिकली आपको यहाँ पर बनाए गए हैं जो आपको NMC के अंतर्गत वर्क करेगा और इट विल हेल्प NMC इन डे टू डे फंक्शनिंग। ओके, तो आपको नाम से क्लियर है कि एक तो मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है किस तरह की आपको शिक्षा होनी चाहिए, क्या गाइडलाइंस है, करिकुलम वगैरह के डिजाइन करने के लिए आपको अवेलेबल है, टेस्ट लेने के लिए आपको यह असेसमेंट वगैरह, जैसे कि आप जब डॉक्टर बन रहे होते हैं आप डॉक्टरी पास करते हैं, लाइसेंसिंग वगैरह जो है उसके लिए आपको अलग है, असेसमेंट के लिए अलग है, एथिक्स वगैरह क्या डॉक्टर्स को क्या क्या एथिक्स फॉलो करना चाहिए उसके लिए अलग बॉडी यहाँ पर अवेलेबल है। तो 4 ऑटोनोमस बॉडी यहाँ पर NMC के अंतर्गत अवेलेबल होगा। So the basic change that had happened here, the regulator is now selected based on merits opposed to an elected regulator। elected होता है जो आपको पावरफुल डॉक्टर्स वगैरह होते थे, जो पावरफुल होते थे वही लोग बार बार आपको इलेक्ट होते थे, मेडिकल काउंसिल के आपको अध्यक्ष बने हुए बैठे रहते थे। ओके, तो उससे क्या था कि लंबे टाइम तक आप एक तरह से इलेक्टिविटी आपको फैलते रहती थी, किसी प्रकार का इंप्रूवमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा था। सो इलेक्टेड वाले को हटाकर यहाँ पर सेलेक्टेड को प्रमोट किया गया है, दोज हु आर ऑन बेस्ड ऑन द मेरिट्स। ओके, कि मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट किया जाएगा डॉक्टर्स को और वही यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबल होंगे, रेगुलेटर कहलाएंगे इस पूरे मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का। So the NMC will carry forward the reforms initiated by the Board of Governors under the Dr. VK Paul के अंतर्गत जो बोर्ड बनाई गई है उसके द्वारा आपको यहाँ पर रिफॉर्म्स वगैरह कंटिन्यू किए जाएंगे। बिसाइड दे विल वर्क ऑन द मॉडलिटीज फॉर द कॉमन फाइनल ईयर एग्जाम आफ्टर MBBS, जिसका नाम दिया गया नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट, इसका नाम दिया गया टू सर्व बोथ रजिस्ट्रेशन एंड PG इंट्रेंस, मतलब कि जैसे ही आप MBA कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करते हो, MBBS यहाँ पर कंप्लीट करते हो, सो आफ्टर MBBS अभी क्या होता था कि डायरेक्टली आप लाइसेंस वगैरह ले लेते थे, लाइसेंस वगैरह रजिस्टर करते थे, आपको हो जाता था। ओके, PG के लिए आपको एग्जाम देने पड़ते थे, नहीं, अब क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो है फॉर बोथ एज वेल एज रजिस्ट्रेशन और PG इंट्रेंस दोनों के लिए आपको जो है फाइनल ईयर में आपको एक नेक्स्ट टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब नेशनल एग्जिट टेस्ट है
कि आपने मेडिकल किस तरह से पास किया हुआ है, क्या डॉक्टर आपका स्टैंडर्ड है, उसके लिए आपको यहाँ पर एग्जिट टेस्ट है। काफ़ी बड़े पैमाने पर इसके लिए प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, बट सरकार ने एक न सुनी। नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जहाँ पर आइदर पीजी इंटरेस्ट लेना हो या आपको रजिस्ट्रेशन लेना हो, ओके, प्रैक्टिस करने के लाइसेंस लेना हो। दोनों चीज़ के लिए आपको जो है यहाँ पर ये नेक्स्ट एग्जाम के स्कोर ही मान्य होंगे। उसके लिए मॉड्यूलिटी भी तैयार करना एनएमसी का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ओके, तो ये सब चेंजेस आपको यहाँ पर किए गए मेडिकल नेशनल मेडिकल कमीशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यू मोर अपडेट्स आर देयर, जैसे कि रिसेंटली आपको इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस का लॉन्च कर दिया गया है। इसके माध्यम से द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन इन स्पेस सेक्टर। ओके, इन स्पेस हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन इन स्पेस सेक्टर। ध्यान रखना, इंडिया और डेनमार्क ने एमओयू साइन किया ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन। ओके, और ये भारत के जो एनपीआर 2017 है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, वो 2017 है बेसिकली। उसमें आपको जो है यहाँ पर एनपीआर है, एनआईपी नहीं, इंटेलेक्चुअल है, सॉरी आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एनपीआर नहीं है, आईपीआर है शायद। ओके, आईपीआर है, आईपीआर 2017 है, ऐसे कुछ है। तो उसमें बेसिकली सपोर्ट करेगा। ओके, तो दिस एमओयू इज द लॉन्ग वे फोस्टिंग द कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बेसिकली आपको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर कॉपरेशन के लिए एमओयू साइन किया गया है। सो रिसेंटली द पॉलिसी एंड प्रमोशन ऑफ सिटी कंपोस्ट विथ मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस हैज बीन लॉन्च्ड. So government has introduced a policy on promotion of city compost wherein a market development assistance of rupees 1500 per metric ton in the form of subsidy has been provided for scaling up production and consumption of city compost made out from the city waste. ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो सिटी वेस्ट होता है, आप देखते हो ना कि गाड़ी वाला आया, देखो कचरा निकाल, उसमें आपको दो अलग अलग बक्से होते हैं। आपको होता है गीला कचरा के लिए होता है कि सूखा कचरा के लिए होता है। सूखा कचरा का अलग इस्तेमाल होता है और गीला कचरा का अलग इस्तेमाल होता है। तो इसी चीज़ को बेसिकली प्रमोट करने के लिए सरकार यहाँ पर क्या कर रही है कि मार्केट डेवलपमेंट प्रमोशन ऑफ सिटी कंपोस्ट विथ मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत में सरकार जो है 1500 पर मीट्रिक टन के रूप में सब्सिडी देने वाली है सिटी कंपोस्ट के लिए, कि जो भी सिटी आपको इसको अच्छे तरीके से हैंडल करता है कंजप्शन के लिए, प्रोडक्शन कंजप्शन के लिए, उसको यहाँ पर 1500 रुपये पर मीट्रिक टन के हिसाब से सब्सिडी सरकार यहाँ पर देने वाली है। और इसी के लिए आपको यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ सिटी कंपोस्ट एंड विथ मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस आपको इसी के लिए लॉन्च किया गया है। पार्लियामेंट ने रिसेंटली आपको इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020 पास कर दिया है। इसके साथ ही आपको आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी जो है वो बनकर आप तैयार होने को रेडी है। सो स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ITRA एट जामनगर गुजरात विल बी स्टेब्लिश्ड आफ्टर दिस बिल हैज बीन पास्ड। ओके, और साथ ही साथ द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से बिल क्यों पास करेगा, इसका मतलब यही है कि इसको नेशनल इंपोर्टेंस का आपको दर्जा दिया जाएगा। सो विद दिस गवर्नमेंट हैज ऑल्सो कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस टू इट। ओके, तो INI जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस होता है उसका भी दर्जा इसको आपको दे दिया गया है। ITRA को याद रखना कहाँ पर होगा, तो जामनगर गुजरात में इसको स्टेब्लिश किया जाएगा। रिसेंटली सरकार ने रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020 को पास किया है और इसके माध्यम से दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन विल बी स्टेब्लिश्ड इन जामनगर गुजरात। गाइज अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यू मोर अपडेट्स आर देयर, जैसे कि आपको अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा 75th समिट हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। अलॉन्ग विद दैट देयर वाज आल्सो अ समिट जो कि बायोडाइवर्सिटी पर बेस्ड था। ओके, और उसमें आपको कई सारे यहाँ पर जो ये भारत की तरफ से जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी समिट में कई बातों के बारे में बात की गई है जो आपके ध्यान रखने के लिए योग्य है। ओके, तो अभी रिसेंटली उन्होंने बोला कि एज वी आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ UN डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी 2011-20, इसको हम लोग समझेंगे आगे HE टारगेट्स में अभी थोड़ी देर में, लेकिन इसको ध्यान रखना बस इस लाइन को। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एक्सेलरेट एक्शन टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी।
हम लोग जो है 20 और 20 को ऑलरेडी खत्म हो रहा है, और जो हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया था कि यूएन डिकेड हम लोगों ने डिक्लेयर किया था कि जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए था कि वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन दिस पर्टिकुलर डिकेड, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 टू 2020 हम लोग अगले 10 साल में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने पर वर्क करने वाले हैं। ऑल्दो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, बट ऐसा हम लोगों ने 2010 में डिसाइड किया था, ये हम लोगों ने किया था, राइट। नाउ एज वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिकेड, सो नाउ इट्स टाइम टू एक्सेलरेट आवर एक्शन टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है। और उन्होंने ये बोला कि एज इन रिसाइंड इन आवर वैदिक स्क्रिप्ट्स, प्रकृति रक्षिता रक्षिता, सॉरी प्रकृति रक्षति रक्षिता, मतलब कि नेचर, इफ यू प्रोटेक्ट नेचर, नेचर विल प्रोटेक्ट यू। ओके, तो प्रकृति रक्षति रक्षिता, मतलब प्रकृति उसी का रक्षा करती है जो अब जो प्रकृति का रक्षा करता है। तो ये वैदिक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इसी का उन्होंने उच्चारण किया और उन्होंने बोला कि इसका मतलब है कि इफ यू प्रोटेक्ट नेचर, नेचर विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट यू। और इसी को हम लोग मानते आए हैं हमेशा से, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला वसुदेव कुटुंबकम, सिमिलरली उन्होंने भी एक संस्कृत यहाँ पर जो है शब्द का उच्चारण किया और उन्होंने बोला कि इसके माध्यम से हम लोग हमेशा इस चीज़ को मानते आए हैं, एंड वी बिलीव इन दिस थिंग एंड वी आर ऑल्सो डूइंग with this we are also doing all the things based on this particular belief also. So it is due to this belief and ethos that India with only 2.4% of Earth's land area host around 8% of world's recorded species. Okay, अपने पास दुनिया के टोटल लैंड का मात्र 2.4% है, लेकिन हम लोग अगर बात करें कि टोटल अगर वर्ल्ड के जो आपको रिकॉर्डेड स्पीसीज वगैरह हैं उसमें आपको 8% हम लोग अवेलेबल है। वी होस्ट 8% ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्डेड स्पीसीज, याद रखना डाटा है। ओके, इंडिया हैज इनहांस्ड द कंबाइंड फॉरेस्ट एंड ट्री कवर टू 24.56% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, कि टोटल जोग्राफिकल एरिया का 24.56% जो है हम लोगों ने ट्री कवर में कन्वर्ट कर दिया है। वी नो हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड and have doubled its number ahead of the deadline of 2022। 2022 का डेडलाइन से पहले हम लोगों ने नंबर को डबल कर लिया है। रिसेंटली वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन। जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट लायन लॉन्च किया है, इसमें हम लोगों ने जो एशियाटिक लायंस को, याद होगा मोदी जी ने आपको 15 अगस्त को, मैंने आपको पीआईबी लेक्चर 15 जो 16 से लेकर 31 वाला था उसमें इसके बारे में डिटेल में बात की हुई है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख लेना। प्रोजेक्ट लायन के माध्यम से आपको एशियाटिक लायन को यहाँ पर जो है कंजर्व करने की बात की गई है, और डॉल्फिन के माध्यम से जो आपको गंगेटिक डॉल्फिन होते हैं एज वेल एज सी एंड रिवर, सी और रिवर दोनों को आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात की गई। गंगेटिक आपको बेसिकली क्लीन वाटर में पाए जाते हैं, तो उसको आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। ओके, एज वेल इतना ही नहीं, भारत ने और भी कई सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि इंडिया एम्स टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफोरेस्टेड लैंड, कि जो आपको लैंड डिग्रेडेशन के कारण हम लोग पूरी दुनिया आपको लैंड डिग्रेडेशन के इशू को फेस कर रही है, हम लोग भी फेस कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू एम और वी हैव एम टू रिस्टोर अराउंड 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफोरेस्टेड लैंड एंड ऑल्सो ट्राइंग टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर 2030। जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है उसको भी हम लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं बाय द ईयर 2030। ओके, also it has already set aside extensive area for meeting the conservation objectives contributing to HE targets 11 and SDG 15। SDG 15 क्या है? लाइफ ऑन लैंड। एंड गाइज हम लोग जो है HE टारगेट, देखो आपको टारगेट HE टारगेट में सारे के सारे टारगेट याद नहीं कर रहे, टोटल 20 आपको टारगेट है, 5 अलग अलग सेक्शन बटा हुआ, आगे हम लोग देखेंगे अभी तुरंत। तो HE टारगेट इंपॉर्टेंट, देखो यूपीएससी में HE काफ़ी बड़े पैमाने पर पढ़ाया था, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस में नहीं पढ़ाते हैं यहाँ पर लोग। मैंने लेकिन इस बार जो आपको सिलेबस कवर कराया है उसमें मैंने HE टारगेट वगैरह के बारे में, नैकोगा प्रोटोकॉल वगैरह के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ। देखो आरबीआई भी आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी की तर्ज पर क्वेश्चन वगैरह पूछते रहता है, और चूंकि ये पीआईबी वगैरह में न्यूज वगैरह में रहते हैं, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अगर मान लो पूछ दिया गया आप इसको आंसर कर सकें। ओके, तो यूएन डिकेड ऑफ एक्शन डिलीवरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 एंड 2030 ऑलरेडी स्टार्टेड, और हमने इस पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया है, ये भी उन्होंने बोला है। सो दीज आर द थिंग्स जो उन्होंने गिनाए हैं कि भाई हम ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग, और जैसा कि हम लोग का बिलीफ है वैदिक स्क्रिप्ट के माध्यम से, उसी को हम लोग फॉलो करते हुए ये चीज़ें हम लोग करते रहे हैं। ओके, और आगे करते भी रहेंगे।
तो यहाँ पर एक बात आती है, तो इसमें आपको जो टारगेट्स वगैरह दिए गए, जो भी आपको डाटा मेंशन है, वो आपको ध्यान रखने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एक और चीज़ है एचई टारगेट, उसको थोड़ा समझते हैं क्या है। कि देखो क्या होता है, सीओपी जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बेसिकली जो आपको यूनाइटेड नेशन यूएनएफसीसी का जब सबमिट हुआ था, ओके, यूएनएफसीसी के अंतर्गत ही आपको जो है, सॉरी यूएनएफसीसी, सॉरी यस, यूएनएफसीसी अलॉन्ग विथ आपको सीबीडी और एजेंडा 21, ये बेसिकली अर्थ समिट के आपको जो है आउटकम्स हैं। अर्थ समिट 1992 के आउटकम्स है ये सब। दीज आर द आउटकम्स ऑफ अर्थ समिट 1992। तो उसमें सीबीडी जो था बेसिकली जिसका आपको 10th कोप 10 होता है, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी 10 आपको जिसका हो रहा था सीबीडी का, तो वो बेसिकली आपको एची प्रिंसिंक्ट, एची बेसिकली एक शहर का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, एची प्रिंसिंक्ट ऑफ नागोया जापान में हो रहा था। ओके, नागोया जापान में आपको इसका सीओपी 10 ऑर्गेनाइज किया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बेसिकली सबमिट जो होते हैं वो आपको ऑर्गेनाइज किए थे। ओके, तो ये सीओपी 10 जब हो रहा था नागोया में 2010 ईस्वी में हो रहा था ये। ओके, ये 2010 ईस्वी में आपको हो रहा था। और उसी टाइम पर सीओपी 10 के दौरान ही विच गेव बर्थ टू टू थिंग्स, नागोया प्रोटोकॉल ऑन जेनेटिक रिसोर्सेस एंड एची टारगेट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो गाइज आप लोग ये देख लेना खुद से। ओके, ये बता देता हूं मैं। तो एची टारगेट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये दो चीजें आपको वहां पर जो है वो सबमिट से निकल कर आई। एक तो नागोया प्रोटोकॉल था और दूसरा आपको जो है एची टारगेट्स। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दोनों आपको जो है जगह का नाम है, जापान के जहां पर ये सबमिट कंडक्ट हुई थी सीओपी 10, वहीं पर आपको बेस्ड है। तो एची टारगेट्स एंड नागोया प्रोटोकॉल। तो नागोया प्रोटोकॉल रिलेटेड किससे है? ये आपको जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड है। एची टारगेट्स रिलेटेड किससे है? बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, इसके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। So in the COP10 meeting, the parties agreed that the previous biodiversity protection targets are not yet achieved. So we need to come up with the new plans and targets. तो उन्होंने दो तरह के प्लान बनाए, एक मिड टर्म या लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जो कि 2050 तक के लिए था, और एक उन्होंने शॉर्ट टर्म प्लान बनाया जो कि उन्होंने 2020 तक के लिए बनाया था। ओके, और साथ ही साथ उन्होंने रिकमेंड किया कि यूनाइटेड नेशन को स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 टू 2020 को डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी घोषित कर देना चाहिए। सो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन आपको यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी आपको घोषित कर दिया, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर। ओके, तो यही एची टारगेट पर ही बेस्ड आपको ये डिकेड घोषित किया गया था कि अगले 10 सालों में, चूंकि भाई हम लोग ढेर सारा काम करेंगे तो चलो डिकेड घोषित कर देते हैं, ये डिसाइड करके होता है। सो दिस पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म प्लान इज ऑफिशियली नोन एज स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011-20 and it is a 10-year framework for action of all countries to save biodiversity in their particular area. Okay, इसी के लिए आपको बनाया गया था। So this particular short term plan is a set of 20 ambitious yet achievable targets divided into 5 sections A to E, collectively known as HE targets. Okay, ये 20 आपको ambitious targets हैं जो 5 अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है A to E, which is commonly known as HE targets. तो याद रहेगा, यही इतना इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी आपको, ये जरूरी नहीं कि आपको सारे सारे टारगेट्स वगैरह पढ़ें आप। ओके, सो अगर क्वेश्चन बनता है तो इतना से आपका आंसर हो जाएगा पॉसिबली। ओके, सो गाइस दिस वाज द एचई टारगेट। नाउ लेट्स मूव अहेड, और भी हम लोग कुछ देखते हैं, और भी चीज़ों को कवर करते हैं। तो रिसेंटली आपको ई फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी फॉर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन बेंगलुरु, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत का प्रोग्राम है, MORD के अंतर्गत का प्रोग्राम है। ऑल्दो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज रन बाय बैंक्स, तो बैंकिंग के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपको। सो बेसिकली आप समझो ये क्या है, जो अभी रिसेंटली नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी फॉर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आपको किया गया है। तो आपको सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि आखिर ये RSETI है क्या। ओके, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है क्या, RSETI बेसिकली क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो RSETI का आपको इस तरह समझोगे कि बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और
RSETI are managed by banks with co-active cooperation from गवर्नमेंट ऑफ इंडिया as well as स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि यहाँ पर 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, दूसरा आपको स्टेट गवर्नमेंट हो गया और तीसरा आपको बैंक हो गए। तो यहाँ पर तीनों के तीनों मिलकर, खास करके देखो बैंक, यहाँ पर एक जिला आपको कई सारे बैंक्स होंगे, तो जो लीड बैंक होता है बेसिकली उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी जाती है कि दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट विल गो टू दैट पर्टिकुलर लीड बैंक। ओके, तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर लीड बैंक का रोल यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्रिएट करना, बैंक स्पॉन्सर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करना, विच विल बी सपोर्टेड बाय, और कह सकते हो कोऑपरेट इन द क्लोज कोऑपरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बेसिकली RSETI प्रोग्राम, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोग्राम चलाया जाता है। ओके, सो these are promoted and managed by banks with active cooperation from state government or supported by central government also. Okay, now RSETI concept is based on RUDSETI। अब ये देखो, ये रूट सेटी क्या है? रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बेसिकली एक सोसाइटी है, ओके, इस्टेब्लिश ज्वाइंटली बाय 3 एजेंसी, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक एंड श्री मंजू नाथेश्वरा ट्रस्ट बेस्ड एट उजिरे कर्नाटका। ओके, तो आज से काफी समय पहले की बात है कि सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक और ये जो ट्रस्ट है, इसने मिलकर कर्नाटका के एक शहर में आपको एक उन्होंने रूट सिटी RUDSETI का निर्माण किया था, रूरल डेवलपमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण किया था। एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसके माध्यम से आपको रूरल जो लोग हैं, ग्रामीण इलाका में जो लोग हैं, उसको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, साथ ही साथ वन दे आर ट्रेंड दे विल बी प्रोवाइडेड विद द लोन, जिसके माध्यम से वो जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर क्रिएट कर सके, वो अपना खुद का जो है कुछ आपको बिजनेस स्टार्ट कर सके, और उसके माध्यम से ही और विथ हिमसेल्फ अदर पीपल कैन ऑल्सो ग्रो। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है, अप टू 1 करोड़ रुपये तक का यहाँ पर लोन का प्रोविजन किया गया था, ताकि बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह को या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। ओके, तो ये कंसेप्ट वहीं से स्टार्ट हुई। लेटर ऑन ये कंसेप्ट आपको सक्सेसफुल रहा उस एरिया में, तो उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया, और उसके माध्यम से जो ये आपको RSETI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे, वो आपको देश भर में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इस्टेब्लिश करने की बात की गई। और ये बेसिकली जो कंसेप्ट था, सेम कंसेप्ट रखा गया, मतलब इट विल बी बैंक स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आपको चलाया जाएगा, बट इट विल वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये चीज आपको ध्यान रखी जाएगी। So one RSETI established in every district of the country. So concerned bank is a lead bank. लीड बैंक होता है जो आपको मेन बैंक है उस एरिया का, जिसको आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उस एरिया का, उसको लीड बैंक होता है। सो लीड बैंक इन द डिस्ट्रिक्ट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग इट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड वन टाइम ग्रांट असिस्टेंस अप टू मैक्सिमम 1 करोड़ फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लीड बैंक को यहाँ पर रोल दिया गया, भाई तुम यहाँ पर लीड बैंक हो जिला के, तो मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैव लीड बैंक एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कुछ जगह पर ICICI बैंक भी है, कुछ जगह पर आपको HDFC बैंक भी है, तो सब मिलकर यहाँ पर चलाते हैं। इट्स नॉट जस्ट द पब्लिक सेक्टर बैंक, समवेयर आपको वहाँ के आपको प्राइवेट बैंक भी पार्टिसिपेट करते हैं। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सरकार यहाँ पर 1 करोड़ तक का यहाँ पर जो है सरकार यहाँ पर ग्रांट अवेलेबल कराने वाली, एक तरह से वन टाइम आपको जो है एक्सपेंडिचर के रूप में प्रोवाइड करने वाली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए आपको उसको सरकार प्रोवाइड करेगी। So after successful completion of training, they will be provided with the credit linkage assistance by the banks to start their own entrepreneurial ventures. Okay, at least 70% training should be from rural BPL category, certified by the DRDA, District Rural Development Authority. Proper weightage as per SG Swर्ण Jayanti Gram Swarojgar Yojana guidelines will be given to SC, STs, minorities and physically challenged and women's. तो उसको आपको जो है प्रायोरिटी देना है। यहाँ पर सर्टिफिकेट इशूड बाय RSETI विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल बैंक्स फॉर पर्पस ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट फॉर टू द ट्रेनिज। इट मीन्स दैट कि RSE ट्रेंड रूरल यूथ विल बी फ्री टू एक्सेस एनी शेड्यूल्ड बैंक फॉर लोन एंड क्रेडिट। ओके, किसी भी शेड्यूल, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो, किसी भी शेड्यूल बैंक में जाकर जो आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबको ये बेसिकली आपको ट्रेनिंग जो दिया गया है उस सर्टिफिकेट का आपको रिकॉग्नाइज करना है।
तो यही चीज़ आपको ये प्रोग्राम है RSETI। अभी देखो इसमें क्या हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। क्योंकि आपको ये जो है जो रूट सिटी था इसका अभी तक बिल्डिंग नहीं था, ये भाड़े की बिल्डिंग पर आपको चल रहा था, छोटे मोटे लोकेशन पर चल रहा था। बट इसका रूट सिटी का नया वाला बिल्डिंग आपको बना दिया गया है। सो ई फाउंडेशन स्टेन लिंक सेरेमनी ऑफ द न्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिल्डिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ रूट सिटी मतलब NAR वाज हेल्ड। जो ये आपको कर्नाटका में था, उजिरे कर्नाटका में बनाया गया था, स्टार्ट हुआ था जब इनिशियली, अब उसको बेंगलुरु ला गया है और बेंगलुरु में इसका बड़ा भव्य सा बिल्डिंग यहाँ पर बनाया गया है। ओके, और ये अब नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी हो जाएगा जहाँ पर जितने भी RSETI में जो आपको ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, बैंक ऑफिसर्स इन्वॉल्व हो या कह सकते हो जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स वगैरह होते हैं या जो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सबको ट्रेनिंग वगैरह देना यहाँ पर इस नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी का काम होगा। साथ ही साथ कोर्स मॉड्यूल वगैरह तैयार करना, ये इसकी इंप्लीमेंटेशन वगैरह को देखना, सब कुछ यहाँ पर आपको नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत की जाएगी, यहाँ पर जो बेंगलुरु में बनाया गया है। So NAR undertakes monitoring, mentoring and capacity building of rural self-employment training institute staff। टोटल अभी तक भारत में आपको 585 RSETIs हैं are spread across 566 districts of the country, as well as it will also provide mentoring support all these to state and UT rural livelihood mission staff and concerned bank officials on behalf of Ministry of Rural Development। तो इसका अब डायमेंशन चेंज कर दिया गया है। 9 जो आपको स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में इसको बिल्ड की जा रही है ताकि ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग और मॉनिटरिंग मेंटरिंग वगैरह यहाँ पर आपको की जाएगी। सो ऐसे यूनिक इनिशिएटिव ये तो मैंने बता दिया आपको। ईच डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट करने यहाँ पर रूरल यूथ को बेसिकली आपको स्किल अपग्रेडेशन करना इसका मेन पर्पस है। सो गाइस आपको ये भी क्लियर होगा आई होप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिसेंटली आपको जो सरकार ने एक चीज गिनाया है कि भाई एक और क्वेश्चन पूछा गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से कि भारत में आप मेडिकल इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या कर रहे हो। तो उसके आंसर में उन्होंने जो बोला कि वेरियस प्रोग्राम्स वगैरह चलाए गए, जैसे कि आपको नेशनल बायो फार्मा मिशन चलाया जा रहा है जिसमें आपको टोटल इन्वेस्टमेंट जो है अभी तक 148.79 करोड़ के माध्यम से टोटल 9 प्रोजेक्ट को 9 फैसिलिटीज को यहाँ पर ऑलरेडी अप्रूव कर दिए गए हैं। ओके, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है कि एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैज बीन being created which will support the manufacturing as well as testing of medical devices in our country। और इसी के लिए आपको यहाँ पर ऐसे फैसिलिटीज वगैरह आपको क्रिएट किए हैं, कॉमन क्लस्टर वगैरह आपको बनाए जा रहे हैं, कॉमन फैसिलिटी वगैरह आपको बनाए जा रहे हैं। तो टोटल 9 सच फैसिलिटीज हैव बीन ऑलरेडी फंडेड। उसके अलावा रिसेंटली अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी AMTZ बेसिकली आपको आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन है और इसने आपको कमांड करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया, कमांड COMMAND, कमांड है कोविड-19 मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट। ये कंसोर्टिया है जो कि लॉन्च हुआ है DBT एंड आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन के माध्यम से, जिसके अंतर्गत मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी, मेडिकल पार्क आपको बनाया जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, सॉरी आंध्र प्रदेश के आपको किसी शहर में बनाया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर बात हुई है। सो नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्स इंटीग्रेशन कंसोर्टियम का निर्माण किया गया है एज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके माध्यम से आपको बायोमेडिकल रिसोर्सेज को प्रमोट की जाएगी, उसके इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाएगा। बायो नेस्ट स्कीम लॉन्च किया गया है बार्क के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा आपको ये बायो नेस्ट स्कीम भी लॉन्च किया गया है। उसके अलावा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्रोवाइड किए गए, स्कीम फॉर प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस एक स्कीम लॉन्च है, और दूसरा आपको प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क, ये 2 आपको स्कीम लॉन्च किए गए। एक तो मेडिकल डिवाइस पार्क क्या है कि कॉमन फैसिलिटी तैयार करना ताकि वहां पर आपको कंपनीज वगैरह आ सके, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह लगा सके। और इसके अंतर्गत क्या है कि यहाँ पर प्रोडक्शन जो भी होगा, प्रोडक्शन के आधार पर यहाँ पर जो है इंसेंटिव दिया जाएगा 8 ईयर्स तक। ओके, 8 ईयर्स की ये प्रोग्राम 5 साल के लिए है, ये प्रोग्राम आपको 8 साल के लिए है। ये लॉन्च किया गया रिसेंटली। उसके अलावा सरकार आपको नेशनल बायो फार्मा मिशन की हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पर कहाँ गया बायो फार्मा, नेशनल बायो फार्मा मिशन। ये मिशन बेसिकली आपको 2017 ईस्वी में लॉन्च हुआ था, नेशनल बायो फार्मा मिशन, और ये कैबिनेट ने 2017 में अप्रूव किया था। इसके माध्यम से क्या है कि स्टैंडर्ड्स which aims to transform the health standards of the country with the affordable product development and bring 5 to 7 pharmaceutical products closer to the market। ये मेन पर्पस था इसका। इंडस्ट्री एकेडमिया मिशन है ये, एक्सेलरेटिंग भारत में एक्सेलरेटिंग बायोमेडिकल डेवलपमेंट इन आवर कंट्री।
ये प्रोग्राम आपको लॉन्च हुआ था I3 इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत, टू क्रिएट एन इनेबलिंग इकोसिस्टम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग इन द सेक्टर। ये बेसिकली आपको बार्क के द्वारा BIRAC बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसोर्स असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जाता है। द मिशन वाज अप्रूव्ड इन 2017 एट ए कॉस्ट ऑफ 1500 करोड़, और इसे 50% जो 50% फंडिंग जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है। ओके, लोन के रूप में आपको दी गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपको 750 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक के द्वारा अवेलेबल कराया गया है। तो इसके 4 वर्टिकल्स हैं इस प्रोग्राम के। पहला है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट लीड्स फॉर वैक्सीन्स, बायोसिमिलर्स, मेडिकल डिवाइसेज दैट आर रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ। दूसरा आपको एडिशन ऑफ शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जहां पर आपको मेडिकल डिवाइस पार्क वगैरह का बनाना, ये मेन पर्पस होगा। तीसरा है डेवलप ह्यूमन कैपिटल बाय प्रोवाइडिंग साइंटिफिक स्पेसिफिक ट्रेनिंग टू एड्रेस द क्रिटिकल स्किल गैप, मतलब स्किल डेवलपमेंट यहां पर करना। तीसरा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसेज, कि जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह उसको ट्रांसफर करना, ताकि नए नए जो इंटरप्राइजेज वगैरह बन रहे हैं उसको भी आपको जो है वो भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर सके, मेडिकल डिवाइस वगैरह बना सके। तो स्टार्टअप्स वगैरह को प्रमोट करने के लिए आपको 4th कंपोनेंट। सो दीज आर द 4 वर्टिकल अंडर दिस नेशनल बायो फार्मा मिशन, जो कि सरकार ने 2017 में अप्रूव किया था। ओके गाइस, सो लेट्स मूव हेड। ओके, सो इतना ही था। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, यही था, आपको आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। ओके, आई होप आपको ये समरी जो प्रोवाइड किया जा रहा है PIB का, ये आपको हेल्प कर रहा है। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द PDF, बट डू वॉच ऑल द वीडियोज। ऑलरेडी ये आपको 5वां वीडियो था, अगस्त महीने के पूरे कंप्लीट किए गए, सितंबर का आपका कंप्लीट हो चुका है। आने वाले दिनों में आपको पुराने मंथ के भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल।